हेलो टू ऑल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे जीव विज्ञान के एक स्पेसिफिक टॉपिक की, और वो टॉपिक रहेगा आनुवंशिकी। यार की बात करते हैं अपन आनुवंशिकी की। अब आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते किसे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी को समझने की। आनुवंशिकी है क्या? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स को अपन तीन शब्दों से समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा को समझने के लिए अपन को तीन टर्म्स ऐसे यूज करनी पड़ेगी, जिनको समझने के बाद अपन आनुवंशिकी के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज आनुवंशिकी के अंदर जो है वो है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। दूसरी जो चीज है वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। और तीसरी जो चीज है वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी कि इसी के बारे में अपन इन ऊपरी दो टर्म्स को समझ करके आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण की, यानी आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो एक्चुअल होते क्या हैं। तो देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या है। आनुवंशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? माता पिता के लक्षण। माता पिता के लक्षण, या अपन कह सकते हैं जनक के लक्षण। जनक के लक्षण, माता पिता या जनकों के लक्षण। किसके लक्षण? जनकों के लक्षण, जो किसमें प्रवेश करते हैं? जो प्रवेश करते हैं संतति या संतान में प्रवेश करते हैं। यानी कि वे लक्षण जो माता पिता से संतति में प्रवेश करते हैं, उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? उन लक्षणों को अपन बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। अब अपन बात करते हैं आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता क्या है? तो आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता का मतलब होता है माता पिता या जनकों के लक्षणों का, जनकों के लक्षणों का, माता पिता या जनकों के लक्षणों का किसमें पहुंचना या किसमें स्थानांतरित हो जाना? संतति या संतान में स्थानांतरित हो जाना। माता पिता या जनकों के लक्षणों का संतति या संतान में स्थानांतरित हो जाना। स्थानांतरित हो जाना। स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है भाई? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिक लक्षण का मतलब तो होता है माता पिता के लक्षण किसमें प्रवेश करते हैं? संतति या संतान में प्रवेश करते हैं। वे समस्त लक्षण जो माता पिता के हैं, जनकों के हैं और जो संतति में गए हैं, उनको तो अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिकता सेकेंड टर्म है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यही है कि लक्षण पहुंच चुके हैं, लक्षण स्थानांतरित हो चुके होते हैं। ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षण का मतलब तो होता है माता पिता के लक्षण जो संतति या संतान में जाएंगे, और यहाँ पर आनुवंशिकता का मतलब होता है उन लक्षणों का चले जाना। यानी कि आनुवंशिक लक्षण में तो क्या हुआ? माता पिता के लक्षण या जनकों के लक्षण जो संतति या संतान में प्रवेश करते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और यहाँ पर आनुवंशिकता का मतलब है माता पिता या जनकों के लक्षणों का संतति या संतान में स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अब अपन बात करते हैं आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण, जिसमें आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण को आनुवंशिकता व उत्पन्न दोषों का, वे
उत्पन्न दोषों का अध्ययन किया जाता है। उत्पन्न दोषों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती। तो देखिए आनुवंशिकी का मतलब क्या हुआ। आनुवंशिकी का मतलब क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिकता व इससे उत्पन्न दोषों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है भाई, वो शाखा आनुवंशिकी कहलाती है। तो सबसे पहले आनुवंशिक लक्षण को समझे। माता पिता के वे लक्षण, जनकों के वे लक्षण जो संतति या संतान में जाने वाले हैं। ठीक है, आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, माता पिता या जनकों के लक्षणों का संतति या संतान में पहुंचना। और आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता व इससे उत्पन्न दोषों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है भाई, आनुवंशिकी कहलाती है। आगे बात करते हैं अब आनुवंशिकी के जनक कौन हैं। तो आनुवंशिकी के जनक के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक कौन है, डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक है जेबी बैटसन। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है भाई, जेबी बैटसन। एक आता प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन मतलब थॉमस हंट मॉर्गन। अब आनुवंशिकी के जनक तो हो गए डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हो गए जेबी बैटसन, और प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हो गए टी.एच. मॉर्गन। अब जो टी.एच. मॉर्गन जो थे, टी.एच. मॉर्गन ने विद्यार्थियों किसके ऊपर कार्य किया था, टी.एच. मॉर्गन जो थे इन्होंने फल मक्खी के ऊपर अपने प्रैक्टिकल्स किए। फल मक्खी का मतलब ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर प्रयोग किए, और ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लाल आंख वाली फल मक्खी, लाल आंख वाली फल मक्खी के झुंड में, फल मक्खी के झुंड में श्वेत आंख वाली फल मक्खी को देखा, श्वेत आंख वाली फल मक्खी को देखा। देखिए आनुवंशिकी के जनक हो गए डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हो गए जेबी बैटसन, और प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हो गए सर टी.एच. मॉर्गन। और यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन ये प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं। और इन्होंने काम क्या किया था, फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर
जो लाल आंख वाली फल मक्खी थी उसके झुंड में इन्होंने श्वेत आंख वाली फल मक्खी को देखा था। आगे बात करते हैं आनुवंशिकी के काल की। आनुवंशिकी के इतिहास को अगर हम देखें तो आनुवंशिकी के काल को हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो आनुवंशिकी का काल आता है वो आता है प्री मेंडेलियन काल। पहला जो है वो है प्री मेंडेलियन काल। और प्री मेंडेलियन काल का मतलब क्या है? प्री मेंडेलियन काल का मतलब ये है कि वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले के जो वैज्ञानिक थे, क्या उन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर रिसर्च करी थी, आनुवंशिकी के प्रयोग करे थे, अनुसंधान करे थे? तो मेंडल के पूर्व के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया जो कार्य होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? प्री मेंडेलियन काल। और प्री मेंडेलियन काल के अंदर कुछ वैज्ञानिक है, जैसे कि सबसे पहले वैज्ञानिक पाइथागोरस, फिर वैज्ञानिक एम्फिडोकल्स, वैज्ञानिक गार्टनर, वैज्ञानिक विजमान और वैज्ञानिक कोलर यूटर। तो इन वैज्ञानिकों ने समय समय पर आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग किया और आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग करते गए, लेकिन सफल नहीं हुए। वैज्ञानिक पाइथागोरस, वैज्ञानिक एम्फिडोकल्स, वैज्ञानिक विजमान, वैज्ञानिक गार्टनर, वैज्ञानिक अपन के कोलर यूटर। तो ये था प्री मेंडेलियन काल। आगे बात करते हैं, फिर बात आती है इन वैज्ञानिकों के बाद में ये सारे वैज्ञानिक असफल रहे। कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ गलतियां थी, जिनकी वजह से इनके परिणाम जो थे वो अशुद्ध थे और ये आनुवंशिकी के क्षेत्र में सफल ना हो सके। बात करते हैं वैज्ञानिक मेंडल की। प्री मेंडेलियन काल के बाद में जो दूसरा काल आएगा वो मैं यहाँ पर वर्गीकृत करूंगा मेंडेलियन काल। विद्यार्थियों, मेंडेलियन काल, वैज्ञानिक मेंडेलियन काल के अंदर वैज्ञानिक मेंडल की जीवनी और वैज्ञानिक मेंडल के किए गए प्रयोग, उनके द्वारा बनाए गए नियम जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो मेंडेलियन काल के अंदर अपन बात करेंगे एक तो मेंडल की जीवनी, तो मेंडल की जीवनी जो छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आते हैं। और मेंडल की जीवनी के बाद में जो अगली चीज है इस मेंडेलियन काल के अंदर वो है अपन के मेंडल के प्रयोग। वो क्या है भाई? मेंडल के प्रयोग। तो ये था मेंडेलियन काल। अब मेंडेलियन काल के बाद में जो अगला काल आता है वो आता है आपके पोस्ट मेंडेलियन काल। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन काल। पोस्ट मेंडेलियन काल के अंदर वो वैज्ञानिक सम्मिलित होते हैं जो मेंडल की मृत्यु के पश्चात मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने के लिए बने होते हैं, या उन्होंने मेंडल की मृत्यु के पश्चात वैज्ञानिक मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की। तो इस पोस्ट मेंडेलियन काल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले, मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले। अब मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिकों में से कौन कौन से वैज्ञानिक कहां से सम्मिलित होते हैं और उन्होंने किन किन प्लांट्स के ऊपर अपना वर्क और एक्सपेरिमेंट किया, वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे हॉलैंड के। 3 वैज्ञानिक सम्मिलित होते हैं। जो पहले वैज्ञानिक थे वो हॉलैंड के थे और हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी वृष थे। वैज्ञानिक ह्यूगो डी वृष।
वैज्ञानिक ह्यूगो डी विरिज जो थे, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना प्रयोग जो था वो प्लांट इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर इन्होंने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनका संबंध जर्मनी से है, और जर्मन वैज्ञानिक थे पॉल कोरेंस। वैज्ञानिक पॉल कोरेंस, वैज्ञानिक पॉल कोरेंस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो किया था मक्के पे। वैज्ञानिक पॉल कोरेंस ने कहा किसके, कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? मक्के के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तीसरे और आखिरी वैज्ञानिक जो है वो है वैज्ञानिक एरिक वॉन सर्मिक, जिनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एरिक वॉन शर्मेक जो थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था, प्रयोग जो था वो पुष्पों के ऊपर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था पुष्पों पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे वैज्ञानिक मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मेंडल की मृत्यु के पश्चात करीबन 16 वर्षों पश्चात इन तीनों वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के क्षेत्र पर कार्य किए, और आनुवंशिकी के क्षेत्र पर अनुसंधान और प्रयोग करते हुए अंत में इन्होंने पाया कि हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारे जो परिणाम हैं, वो वैज्ञानिक मेंडल के परिणाम के हूबहू हैं। इसी कारण इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाला वैज्ञानिक कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ काल थे जिनमें प्री मेंडेलियन काल शामिल था, मेंडेलियन काल शामिल था, और पोस्ट मेंडेलियन काल भी शामिल था। आगे अपन बात करते हैं वैज्ञानिक मेंडल की ओर और बढ़ेंगे, और वैज्ञानिक मेंडल ने किन किन चीजों को आगे अपने प्रयोग में लिया वो देखेंगे। तो ये प्री मेंडेलियन काल, मेंडेलियन काल और पोस्ट मेंडेलियन काल। प्री मेंडेलियन काल में वो सारे वैज्ञानिक शामिल हैं जो मेंडल के पूर्व आए थे, और आनुवंशिक के क्षेत्र में इन्होंने खूब सारे प्रयोग किए थे, परंतु ये सफल ना हो सके। जिनमें वैज्ञानिक पाइथागोरस, एम्फिडोकल्स, गार्टनर, विजमान और विद्यार्थी कोलर शामिल हैं। इधर देखें मेंडेलियन काल के अंदर तो मेंडल की जीवनी, मेंडल के प्रयोग सम्मिलित हैं। पोस्ट मेंडेलियन काल में वैज्ञानिक मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक सम्मिलित हैं। आगे अपन बात करते हैं, और आगे हम देखेंगे कि वैज्ञानिक मेंडल जो थे इन्होंने कौन से पादप पर कार्य किए। तो वैज्ञानिक मेंडल जो थे, वैज्ञानिक मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए। वैज्ञानिक मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए, और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पॉयसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पॉयसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पॉयसम सेटाइवम हो गया। इसका जो कुल होता है, फैमिली जो होती है उद्यान मटर पॉयसम सेटाइवम की, वो होती है लेग्यूमिनेसी। इसका जो कुल होता है वो होता है लेग्यूमिनेसी, और इसका जो उपकुल होता है पॉयसम सेटाइवम का उपकुल जो होता है वो होता है पेप्लियोनेटी। पेप्लियोनेटी जो है वो इस उद्यान मटर पॉयसम सेटाइवम का उपकुल है, और इसका कुल जो है वो लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक मेंडल ने उद्यान मटर पे कार्य किए। उद्यान मटर जिसका वानस्पतिक नाम पॉयसम सेटाइवम, कुल लेग्यूमिनेसी, उपकुल पेप्लियोनेटी। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक मेंडल के जो प्रयोग थे वो किस प्रकार थे। तीन चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज तो देखेंगे मेंडल के प्रयोग, फिर मेंडल के नियम, और फिर उसके अपवाद।
इधर मैं लिख देता हूं वैज्ञानिक मेंडल के प्रयोग और इन प्रयोगों के ऊपर आधारित नियम, वैज्ञानिक मेंडल के नियम और फिर उनके अपवाद। तो वैज्ञानिक मेंडल का पहला जो प्रयोग था वो एक संकर संकरण का प्रयोग था। एक संकर संकरण, आगे डिटेल में अपन इसको देखेंगे। और एक संकर संकरण के ऊपर दो नियम आधारित थे। एक तो था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और एक था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो देखिए मेंडल के प्रयोग, तो मेंडल का पहला प्रयोग था एक संकर संकरण का। इसके ऊपर आधारित नियम, दो नियम है इसके ऊपर आधारित। एक संकर संकरण के दो नियम आधारित है, एक संकर संकरण के ऊपर दो नियम आधारित है जो वैज्ञानिक मेंडल ने प्रतिपादित किए थे, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। अब जो प्रभाविता का नियम है इसके दो अपवाद हैं। पहला तो हो गया अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपवाद होगा सह प्रभाविता। दूसरा अपवाद हो जाएगा सह प्रभाविता। तो ये कॉलम तो है मेंडल के प्रयोगों का, ये कॉलम है प्रयोगों के ऊपर आधारित नियम का, ये कॉलम है उन नियमों में पाए जाने वाले अपवादों का। तो देखो प्रभाविता के नियम के तो दो अपवाद हुए और यहाँ पर जो पृथक्करण का नियम है ना, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं, यानी कि एकदम शुद्ध नियम जो है वो वैज्ञानिक मेंडल का हुआ पृथक्करण का नियम, जिसका अभी तक कोई अपवाद नहीं मिला है।